हाँ जी, तो शुरुआत करना है चैप्टर 4 जो कि है आपका ऑपरेटर। लेकिन उससे पहले मैंने चैप्टर 3 में आपको दो प्रोग्राम दिया था करने के लिए, जो कि था नंबर स्वैपिंग का। हमने कहा था नंबर स्वैपिंग प्रोग्राम करना है, दो तरीके से करना है। एक जहाँ पे हम एक कोई थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा मेथड जहाँ पे हम कोई भी थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूज क्या है, कैसे है, इस मेथड को देख लो पहले। चलो, तो पहले हम नंबर स्वैपिंग प्रोग्राम जो कि चैप्टर 3 में हमने लास्ट में बोला था, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चैप्टर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ नंबर स्वैपिंग जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। जैसे आप एक वेरिएबल लेते हो, ठीक, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल देते हो, फिर आप एक और वेरिएबल लेते हो, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हो। अब मैंने कहा कि जब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, इसको प्रिंट करूँ भाई num1 को, चलो ऐसे मैसेज भी डाल देता हूँ num1। ठीक है, और देखो ये जो डबल कोट्स के अंदर है, इसको हम स्मॉल में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, चाहे जैसे लिख लें, ये तो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो इनको हम चाहे जैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को कॉल कर लिए, ठीक है, ओके। फिर हमने लिखा कि प्रिंट, फिर हमने मैसेज दिया num2, और इसके बाद में यहाँ पे num2 को कॉल कर दिया। अब अभी ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे num2 कर लेता हूं मैं। अभी ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये एकदम सिंपल सा है, जिसमें क्या किया गया कि एक वेरिएबल बनाया गया num1 के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी गई है 5। दूसरा वेरिएबल बनाया गया है num2 के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी गई है 10। ठीक है, num1 को कॉल किया। अब num1 के अंदर कितना है, 5 है, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 5। num2 के अंदर 10 है, तो आंसर में मिलेगा 10। तो अगर हम एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं रन करके, तो 5 और 10 हमें मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, हम इस नंबर को स्वैप कराना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी हम ये चाहते हैं कि हमने भले ही यहाँ पे कुछ ऐसे असाइन किया हो, अब नीचे हम कुछ ऐसा कर दें कि जब हम num1 को कॉल करें तो num2 वाली वैल्यू इसकी जगह पे प्रिंट हो, यानी 5 की जगह पे क्या आना चाहिए, 10, और 10 की जगह पे आना चाहिए 5। ऐसा कुछ कराना है। तो हमने कहा था हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि कोई भी थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरा जिसमें हम थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए दोनों मेथड देखते हैं। तो पहला एक मेथड मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं। अब थर्ड वेरिएबल यूज करने के लिए मैं यहाँ पे टेम्प के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। नाम कुछ भी दे सकते हो, XYZ, मैंने टेम्प यानी टेम्परेरी, तो एक नाम दे दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि ये जो num1 है, num1, इसकी वैल्यू को होल्ड कर लूंगा। ठीक है, num1 की वैल्यू को, उसको सुरक्षित एक जगह पे रख लिया। अब num1 की वैल्यू कितनी थी, मैं यहाँ कमेंट में आगे लिख देता हूँ, वैल्यू कितनी है, 5, यानी टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू चली गई है, 5। ठीक है, अब मैं वापस num1 को कॉल करता हूँ, num1 क्या, num2 को कॉल कर लेता हूँ, बल्कि एक मिनट, num1 को हमने यहाँ पे रख लिया है, हाँ, num1 को कॉल किया हमने वापस यहाँ पे। हमने कहा कि अब जो ये पहला वाला वेरिएबल है num1, अब एक काम कर लो, उसके अंदर क्या रख दो, num2 की वैल्यू। तो कैसे रखेंगे, इक्वल टू num2 लिख देंगे। इतना कर देने से अब इस num1 के अंदर कितनी वैल्यू चली गई है, कितनी वैल्यू चली गई, 10 चली गई। ठीक है, तो अब एक चीज तो मिल गई हमें, num1 के अंदर क्या मिल गया, num2 की वैल्यू मिल गई ना। ठीक है, अब num2 के अंदर num1 वाली वैल्यू चाहिए, समझ गए। तो इसकी वैल्यू को मैंने कहीं तो होल्ड किया था, कहाँ पे किया था, टेम्प के अंदर, समझ गए। इसकी वैल्यू को जो 5 था वो मैंने टेम्प के अंदर डाला था। अब इसी की 5 को उठा करके मैंने, यानी उस टेम्परेरी वेरिएबल को कॉल करके num2 के अंदर वैल्यू को डाल दिया, जिससे num1 के अंदर यहाँ पे देखें तो 10 आ गया है, और num2 के अंदर कितना आ गया है भाई, 5 आ गया है।
आ गया ना। तो अब हम यहाँ पे इसको रन कर देंगे अगर प्रोग्राम को, तो num1 पे हमें देखो क्या मिल रहा है 10 और num2 में क्या मिल रहा है 5। ये हुआ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, सेम प्रोग्राम आप लोग M4 पेपर भी पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं। प्रोग्राम जो आप M3 में करेंगे लगभग वही प्रोग्राम आपको M4 वाले पेपर में, जब तक आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें भी करना है। जब हम एम्बेडेड सी यानी आर्डिनो वगैरह की कोडिंग करेंगे तब तो वहां अलग हिसाब किताब होगा। तो जब तक आप सी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक जो भी कंडीशन, जो भी प्रोग्राम मैं इसमें दूंगा सॉल्व करने को, वो चीज आप सी में भी सॉल्व करिए सेम सेम। बस लॉजिक सिंटैक्स थोड़े से अलग होंगे, ठीक है, फंक्शंस थोड़े से अलग होंगे, लिखने के तरीके अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया एक चीज, यहाँ पे हमने देख लिया थर्ड वेरिएबल की मदद से कैसे करना है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। इस पूरे को मैंने कमेंट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब नीचे दिखाता हूँ मैं वापस कि अब की बार हम कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। जैसे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं a इक्वल टू, अब ये इसमें आप और अपने से क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये तो बता दिया कि थर्ड वेरिएबल यूज करना है आपको, या फिर बिना थर्ड वेरिएबल के भी मैं बता दे रहा हूँ। अब आप इसमें क्या करोगे कि यूजर से इनपुट लोगे और उस नंबर को स्वैप कराओगे। ठीक है, हो जाएगा ना, बहुत ही सिंपल सा है। बस वैल्यू की जगह आपको इनपुट नाम का फंक्शन लगाना है, इतना काम करना है। तो वो आप खुद से करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस हमने कोई वैल्यू ले लिया। अब की बार मैंने कहा कि बिना किसी थर्ड वेरिएबल के करने हैं। अब बिना किसी थर्ड वेरिएबल के हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करके, दूसरा कि यहाँ पे हम ऐसे कर लें, a कॉमा बी लिखा हमने, ठीक है, a कॉमा बी लिखा इज इक्वल टू b कॉमा a कर दे, कहानी खत्म। समझ गए। ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ दोनों वेरिएबल्स को हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे जो b है, ये जो पहले है वो इस पहले वाले में जाएगा, और ये जो दूसरे नंबर पे है उसकी वैल्यू दूसरे वाले में जाएगी। समझ में आई बात। बस इतना, एक लाइन में कहानी खत्म। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे a को और फिर प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे मैं b को, तो देखो a के अंदर 10 है और b के अंदर 30 है। अब मैंने नंबर स्वैप कर दिया, तो पहले रिजल्ट क्या मिलना चाहिए 30, और दूसरा बार क्या मिलना चाहिए 10। और हाँ, एक चीज और हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम साथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा साथ में नहीं, ये तो लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ 30 और 10 आंसर मिल गया हमें। ठीक है ना, 30 और 10 आंसर मिल गया। तो ये हो गया विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इतना सिंपल सा था। ऐसे अलग अलग लाइन में मतलब कैसे, आप ऐसे करना चाहते हो a इज इक्वल टू b, और फिर यहाँ पे आप करना चाहते हो कि b इज इक्वल टू a, ऐसे ना। चलो ये देखो, जब लाइन बाय लाइन आ गया तो मामला यहाँ हो गया चेंज। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे b के अंदर कितनी वैल्यू थी 30, समझे बात। a के अंदर कितना गया 30, अब a की वैल्यू कितनी हो गई है 30 इस लाइन में। अब ये दूसरी लाइन में जब आएगा तो a 10 को लेकर के नहीं आ रहा है, कितने को लेकर के आ रहा है 30 को लेकर के आ रहा है। समझे, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा कि इसी लाइन में सब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसी लाइन में जो हो रहा है ना, यहीं पे, तो नीचे जाने पे वैल्यू बदलती है। अब यहाँ इसी लाइन में सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा हो गया कुछ। अब आते हैं आगे की तरफ, इतना हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब यही सेम प्रोग्राम यानी कि विदाउट थर्ड वेरिएबल का हम देखेंगे, वो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के देखेंगे। ठीक है, तो इसको वापस हम कमेंट बना देते हैं, ये हमने कमेंट किया। सेम चीज मैं ले लेता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू चलो ले लिया 20। अब हमने कहा यहाँ पे कि बिना कोई थर्ड वेरिएबल के हमें ये करना है। हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू
ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, समझते रहना। हमने क्या लिखा, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है। बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यहाँ कितना हो रहा है, 30। तो ठीक है, अभी करते हैं। तो यहाँ पे ए के अंदर कितनी वैल्यू आ गई है, 30 आ गई है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं b इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर हम करा रहे हैं तो जरा देखो, ए के अंदर कितनी वैल्यू आई है। अब 10 नहीं देखना है, अब ए के अंदर कितनी अपडेट हो गई वैल्यू, कितनी आ गई, 30। माइनस बी है, कितना हो जाएगा, 20 कर लेना। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो अब इसके अंदर कितना हो गया, बी के अंदर कितना आ गया, आ गई ए वाली वैल्यू। ठीक है, चलिए फिर हम ए को कॉल कर लें वापस, और वापस यहाँ ए माइनस बी कर दें फिर से एक बार। अब वापस ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 30 थी। बी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। अब अगर माइनस कर दें तो ए के अंदर कितनी वैल्यू आ गई, आ गया ना बी वाली वैल्यू, बस हो गया। हम यहाँ पे करते हैं कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन किया हमने, यहाँ कॉल कर लिया ए को, फिर प्रिंट यहाँ कॉल कर लिया बी को। तो अब हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलने वाला है, पहले ए है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 20, और बी की वैल्यू कितनी हो गई है, 10। तो यहाँ पे 20 10 मिल गया। समझ में आ गया नंबर को कैसे स्वैप किया जाता है। इस तरीके से नंबर स्वैपिंग का प्रोग्राम चलता है। यही छोटा सा प्रोग्राम दिया था मैंने, बता दिया कि थर्ड वेरिएबल और विदाउट थर्ड वेरिएबल के कैसे कर सकते हो। तो अगर बिना, ये जो हमने यहाँ पे प्लस माइनस यूज किया है, अब चौथा चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है, ऑपरेटर से। चौथा चैप्टर जो है आपका वो ऑपरेटर एक्सप्रेशन के बारे में है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ चौथा चैप्टर। तो कहानी सुनिए। पहला चीज है कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर जब भी हम देखो, जैसे हमने इसको इतने को लिखा है, तो यहाँ पे ये जो हमने a प्लस बी लिखा, इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो पूरी लाइन हमने लिखा है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमने यहाँ a और b को जोड़ा, ठीक है, या यहाँ की बात करूं मैं 10 और 20 को जोड़ा। जिसके जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, इस पूरे की मैं बात करूं, पूरे की क्या हो गया, एक्सप्रेशन। ए और बी क्या हो गया, सिर्फ ऑपरेंड। बीच में जो ये सिंबल्स यूज होते हैं, जो ये बताते हैं कि किस प्रकार का इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, इनको क्या बोलेंगे हम, सिंबल्स को ऑपरेटर कहते हैं। अब वो सिंबल माइनस हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन हो सकता है, इनटू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात। तो यहाँ ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो इक्वल टू लगा है, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटर ही है। हर ऑपरेटर का अपना अलग अलग रोल है। बिना ऑपरेटर का यूज किए, बिना ऑपरेटर की पूरी अच्छे से जानकारी हुए, आप प्रोग्राम पूरा कभी कंप्लीट बना ही नहीं पाएंगे। तो ऑपरेटर बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ ऑपरेटर के ऊपर बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा कि ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर समझ में आ गया आपको, ऑपरेंड समझ में आ गया, एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है। अब ऑपरेटर की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे मैंने सी लैंग्वेज में भी आपको पढ़ाया कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसी तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरी को बढ़िया से आपको समझना होगा। जैसे आपने अगर हमारी पिछली क्लास सी लैंग्वेज वाली लिया था ना, तो उसमें आपने देखा था कि हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझा, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा। अब वही ऑपरेटर पाइथन में भी आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इनको यहाँ पे पहले कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपकी शुरुआत है चैप्टर 4, जहाँ पे आप समझ रहे हैं ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे a इक्वल टू 5,
b इक्वल टू 6। अब ए के अंदर असाइनमेंट का मतलब है कि वो ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करने में मदद करे, जो वैल्यू को किसी के अंदर रखने में मदद करे। तो वैल्यू को किसी के अंदर रखना है तो कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं हम? इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है, डबल इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये तुलना करने लगता है। ठीक है, कंपेयर करता है। तो हम यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा रहे हैं। तो सिंगल इक्वल टू जब हमने इस तरीके से लगाया है तो ये वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि ये राइट साइड वाली वैल्यू को उठा करके लेफ्ट के अंदर डाल देता है। यानी ए के अंदर कितना आ गया 5 और बी के अंदर कितना आ गया 6। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं इस तरीके से ए इक्वल टू बी, और अब मैं ए को प्रिंट कराऊं तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूं तो क्या आंसर मिलेगा 6। ऊपर वाली वैल्यू हट जाती है जब कोई वेरिएबल नीचे दोबारा कॉल किया जाता है। और नीचे मैंने क्या कहा कि a इक्वल टू 6, यानी भैया a के अंदर 6 वाला वेरिएबल जिसके अंदर क्या वैल्यू है, अब सॉरी b को हमने कॉल किया, b के अंदर क्या वैल्यू है 6, तो यानी a की वैल्यू क्या अपडेट हो गई 6। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो मुझे यहाँ पे आंसर में देखने को मिलेगा 6। अच्छा, तो ये तो समझ में आया, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटर। अब मैं कहता हूं कि यार a प्लस बी को जोड़ दो, ठीक है, और c के अंदर असाइन कर दो। तो हमने लिखा c इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी जुड़ा, c के अंदर असाइन करना था तो हमने लिखा c और बीच में लगा दिया इक्वल टू। अब ये इक्वल टू कहेगा ठीक है भैया, ये जो इधर राइट साइड में लिखा गया है इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी किसके अंदर असाइन कर दूंगा, c के अंदर। तो यहाँ पे इक्वल टू, आपको इक्वल टू का क्या रोल है वो समझ में आ गया कि जब भी, ठीक है, कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो और उस प्रोग्राम में आपको इक्वल टू देखने को मिल गया, ठीक है, ना कि मैं सिर्फ पाइथन की बात कर रहा हूँ, मैं सी लैंग्वेज की भी बात कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट की भी बात कर रहा हूँ। जैसे इक्वल टू देखने को मिला अकेला तो समझ जाओ क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू असाइन हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया सी के अंदर नहीं रखना है, ए प्लस बी तो करना है, ए प्लस बी करने के बाद मुझे ए के अंदर असाइन कर देना है। इन दोनों को जोड़ो, फिर जो भी वैल्यू आए वो वापस ए के अंदर ही असाइन हो जाए। तो मैं क्या लिख दूं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 5 और 6 को जोड़ दिया जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 11। यानी ए को अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पे तो आंसर क्या मिल गया 11। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में, हमने सी लैंग्वेज में बताया था हम कैसे लिख सकते हैं, याद है किसी को? हमने क्या बताया था कि a प्लस इक्वल टू बी, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम ऐसे कुछ लिखते हैं तो यानी जो लेफ्ट साइड में ये वेरिएबल है, मैं कह रहा हूं कि इस वेरिएबल को जोड़ दो किसके साथ में, इसके साथ में, जो भी यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया गया राइट साइड में। समझ गए बात? तो बात यही है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं। तो अगर एक अच्छा खासा आपको आगे चल के डेवलपर बनना है, कोड बढ़िया से करना है, तो भैया क्या करना है, आपको थोड़ा सा इन सब तरीकों को यूज करना होगा, इनके बारे में जानना होगा। तो जब भी कभी भी ऐसी कुछ लाइन लिख रहे हो कि कोई वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू है उसको किसी के साथ में जोड़ना है, जोड़ने के बाद वापस उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है, तो आप इन सब मेथड का यूज करें। अगर मैं इसको ऐसे किया हूं तब भी क्या आंसर मिल रहा है मुझे 11। चलिए, ये तो हो गया, एक ये भी है, ये भी आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ऐसे दूसरा देखते हैं, मैंने कहा कि मुझे a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, अगर मैं a माइनस बी करता हूं यहाँ पे तो मुझे आंसर मिला -1। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, मैं क्या करूं, a माइनस इक्वल टू बी, ऐसे कर दूं मैं। ठीक है, इस तरीके से कर दूंगा तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा जरा नीचे आता हूं, अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू ए इंटू बी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, a इंटू इक्वल टू बी। समझ गए, बात वही हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं a इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैंने a, फिर डिवीजन ऑपरेटर लगा के मैंने लिखा b, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है a, फिर यहाँ पे मैं डिवीजन ऑपरेटर लगाऊं, इक्वल टू लगाऊं और b।
अच्छा, मैंने सी लैंग्वेज में बताया था इसका क्या काम होता है, ये भागफल को दिखाता है, समझ में आई बात, भागफल दिखाएगा ये। चलो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, और थोड़ी सी मैं वैल्यू को यहाँ पे बदलूंगा ताकि आप बढ़िया समझ पाओ। तो ए की वैल्यू अभी मैंने बढ़ा दी है, 6 की वैल्यू कम रखा है, अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो जरा इसका आउटपुट देखो, 1 फिर 3 8 8 8 8 8 फिर 9 है, ऐसा कुछ इतना बड़ा सा आया, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, ठीक है, अब अंतर यही समझ लेना बढ़िया से। फिर इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, साथ साथ आप थोड़ा सा अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके बाद वही पढ़ना है और वही पढ़ भी रहे हो, दोनों पढ़ रहे हो साथ में, असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप देख रहे हो और साथ ही साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में भी देख रहे हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके ये सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स वाले, प्लस माइनस इंटू वाले, ये सारे। दूसरी चीज जैसे ए इक्वल टू, अगर मैं ऐसे कर दूं ए फिर डबल स्लैश लगा के लिख देता हूँ बी, ठीक है, यहाँ पे डबल, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। अब इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ आंसर दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, एक और चीज दिखाता हूँ कि a मॉडुलस p, भाग ये भी दे रहा है, भाग जो है ये भी भाग ही दे रहा है। मैंने बताया था सी लैंग्वेज में इसका क्या काम होता है, ये शेषफल को दिखाता है, ठीक है, ये हमारा शेषफल को दिखाएगा, शेषफल यहाँ पे 2 आ रहा है, समझ आई बात। और इसके बाद बस, तो ये हो गए आपके कुछ अर्थमेटिक और आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ऐसे इनको शॉर्ट फॉर्म में असाइन कर सकते हो। देखो कई बार ऐसा होता है, हम मान लो कोई वैल्यू आ रही है जिसमें है ऐसा 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 ऐसा, ऐसा, ठीक है, जब सिंगल लगाते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा यहाँ तक वैल्यू देता है, और जब भी हम सिर्फ इतना कर लेते हैं, मतलब इतना का मतलब है कि हमने फ्लोर डिवीजन लगा दिया है, तो वो दशमलव वाली वैल्यू नहीं दिखाता है, सिर्फ इतनी वैल्यू दिखाता है ना। हाँ, नहीं, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या एट्रीब्यूट्स आपको यूज करने हैं। आप राउंड फंक्शन पढ़े होंगे ना कैल्क में, वो सारे फंक्शन यहाँ पे भी यूज होंगे। तो जाइए अब इतना करिए आप लोग, ठीक है। चैप्टर 4 की शुरुआत होगी जिसमें आपने 2 कैटेगरी के ऑपरेटर समझ लिए, अब आगे हम रिलेशनल ऑपरेटर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इतने की बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे।